सच ही तो है। हर इंसान अपने लिए खुद ही जिम्मेदार होता है। दुनिया कहाँ पहुंच गई और ये लोग अपनी पुरानी सोच की वजह से पिछड़े ही रह गए हैं। अफसोस तो इस बात का है कि इनकी ऐसी मानसिकता के कारण इनके बच्चों का जीवन भी बर्बाद हो जाता है। कमरे में घुसते ही रेवा बड़बड़ाने लगी। ऑफिस के लिए तैयार हो रहे रेवा के पति पराग ने मुड़कर रेवा की ओर देखा। क्या हुआ रेवा? मेरे अलावा अब और किसकी शामत आ गई है? पराग, तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सूझता है। मैं तो सीता के बारे में सोच रही थी। शोभा को कितना समझा रही हूँ, मगर वह तो उसकी शादी करने पर तुली हुई है। अरे, अभी सिर्फ 16 की ही तो है। इतनी कच्ची उम्र में शादी कर देंगे, फिर जल्दी से 3-4 बच्चे भी हो जाएंगे और फिर झाड़ू पोछा चौका बर्तन करते ही उसकी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी उसे खुद ही पता नहीं पड़ेगा। कितना कह रही हूँ कि लड़की छोटी है, थोड़ा रुक जाओ। पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो। जो मदद चाहिए होगी मैं कर दूंगी। पर नहीं, लड़की ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो शादी में मुश्किल होगी। यही कहती रहती है वह। रेवा, मेरे पास एक आइडिया है, पराग ने कहा। तुम मिड लिबरेशन एसोसिएशन बनाओ और उसके प्रेसिडेंट बन जाओ। तुम्हारी जैसी कुछ और औरतें मिल जाएंगी तो सीता ही क्यों, सारी मेट्स की समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। रेवा प्लीज, यू मस्ट डू इट। तुम्हारी मैनेजरियल स्किल्स भी काम आएंगी और फिर इतनी कामवालियों का उद्धार भी। तुम्हें कितना पुण्य मिलेगा, सोचो जरा। पराग की चुहल से रेवा और चिढ़ गई। सबसे पहले तो मुझे खुद को लिबरेट करना है तुमसे। आज फिर तुमने गीला तौलिया पलंग पे फेंक दिया पराग। मेरे घर का अनुशासन तोड़ा ना तो अच्छा नहीं होगा। पराग ने हाथ जोड़ लिए। अभी उठाता हूँ मेरी माँ, माफ़ करो। वैसे तुम्हारा जोर सिर्फ मुझ पर ही चलता है। इतना प्यार करने वाला पति मिला है पर उसकी तो कोई कदर ही नहीं है। अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा नाटक मत करो। जल्दी ऑफिस जाओ वरना तुम्हें लेट हो जाएगी। ऑफिस तो मैं चला जाऊंगा, बट ऑन अ सीरियस नोट रेवा, प्लीज इतनी इमोशनल मत बनो। जिंदगी में प्रैक्टिकल होना ही पड़ता है। तुम सीता के बारे में सोच के इतनी परेशान हो रही हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगी। यह उन लोगों का निजी मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है तुम घर पर बैठकर स्ट्रेस्ड हो रही हो। पहले ऑफिस के कामों में इतनी व्यस्त रहती थी कि किसी और बात में ध्यान ही नहीं जाता था तुम्हारा। और अब अच्छा होगा कि तुम अपने लिए कोई नई नौकरी ढूंढ लो। घर पर रहोगी तो फालतू बातों में उलझी रहोगी। थोड़ी देर में पराग ऑफिस के लिए चला गया, लेकिन रेवा गहरी सोच में डूब गई। वह हमेशा से एक कैरियर वुमेन रही थी और पराग इस बात को जानता था। वह अपनी मेहनत से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ भी रही थी, पर रिसेप्शन के कारण उसकी नौकरी चली गई। नौकरी छूट जाने का उसे बहुत मलाल हुआ था, लेकिन उसे भरोसा था कि उसे दूसरी नौकरी जल्द ही मिल जाएगी। मगर आज पराग ने उसकी हताशा को गलत अर्थ में लिया था। वह कुंठित जरूर थी, लेकिन सिर्फ सीता की मदद न कर पाने के कारण। रेवा ने एक लंबी सांस ली और बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। सीता वहां नम्रा के साथ खेल रही थी। कितना हिल गई थी नम्रा सीता के साथ। अब जब कुछ दिनों में सीता चली जाएगी तो नम्रा बहुत मिस करेगी उसे। रेवा ने सीता की ओर देखा। दुबली पतली श्याम वर्णा सीता परिस्थितियों के कारण समझ से चाहे परिपक्व हो चुकी थी, पर आखिर थी तो बच्ची ही। इतनी नाजुक उम्र में शादी का बोझ कैसे उठा पाएगी? रेवा की सोच फिर सीता पर ही अटक गई। सीता रेवा की बेटी नम्रा को देखभाल करती थी। सीता रेवा की कामवाली शोभा की बेटी थी। नम्रा का जन्म सिजेरियन से हुआ था। सास तो रेवा की थी नहीं, माँ भी कितने दिन रहती। तब सुबह सीता को ले आई और बोली, दीदी इसे रख लो, बच्ची को संभालने में भी मदद कर देगी और ऊपर का छोटा मोटा काम भी करा लेना। अरे, यह तो बहुत छोटी है, यह कैसे कर पाएगी? और यह स्कूल नहीं जाती है क्या? दीदी, स्कूल तो सुबह जाती है, 11 बजे तक आ जाएगी। काम तो यह सब कर लेती है, दूसरे घर में करती थी, पर अब उन लोगों की बदली दूसरे शहर में हो गई है। आप 2-4 रोज देख लो इसे रखकर। दिन भर आपके पास रहेगी और शाम को मेरे साथ वापस घर लौट आएगी। सीता ने पहले दिन से ही रेवा को प्रभावित कर दिया। उसने धीरे धीरे नम्रा का सारा काम संभाल लिया। वह बड़े प्यार से नम्रा की मालिश कर उसे नहला देती, बोतल से दूध पिला देती, नैपी बदल देती और अपनी गोद में ही थपका कर सुला भी देती। इसके साथ ही वह रेवा को सब्जी काट देती, आटा गूंद देती और नम्रा के कपड़े धो सुखाकर तह कर देती। वह स्वभाव की भी इतनी शांत थी कि उसने जल्द ही रेवा का विश्वास भी जीत लिया था। सीता के होने से रेवा नम्रा और घर के प्रति निश्चिंत हो गई थी। इसलिए जब रेवा को नई नौकरी का ऑफर मिला तो उसने शोभा से कहकर
सीता को सारे दिन के लिए अपने घर पर रख लिया। 3 बेडरूम का फ्लैट था। रेवा ने एक कमरा सीता को दे दिया। अच्छा खाने पहनने को मिलता था सीता को, और सीता भी काफ़ी खुशी थी। सीता ने एक बार रेवा से कहा था कि वह कुछ बनना चाहती है। तब रेवा ने उसे मन लगाकर पढ़ने की सलाह दी। रेवा के काम का समय दोपहर से शुरू होकर रात तक चलता था। उसे तो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी थी। रेवा ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि सीता की पढ़ाई ना छूटे। सीता पहले की तरह ही स्कूल जाती। धीरे धीरे रेवा का सीता के प्रति एक अपनापन महसूस होने लगा। रेवा ने उसके स्कूल की कॉपियां दे रखी थी। उसे लगता था कि सीता यदि लगन से पढ़ाई करती रहे तो अपने लिए अपनी नियति से हटकर कोई मकाम जरूर हासिल कर पाएगी। वह जीवन में जरूर कुछ बन पाएगी। रेवा ने तय कर लिया कि वह सीता को शिक्षा में हर तरीके से सहयोग करेगी। मगर जिंदगी हमेशा पक्की सड़क पर तो आराम से नहीं चलती ना। कभी कभी कच्चे रास्तों की असुविधाएं भी सहन करनी पड़ती है। कभी घुमावदार रास्ते के जाल में भी उलझना पड़ता है। कभी तो समझ ही नहीं आता कि इस जाल से कैसे निकला जाए। और कभी कभी स्पीड ब्रेकर्स के झटके भी लग ही जाते हैं। शोभा ने आकर रेवा को जब अचानक सीता की शादी तय होने की खबर सुना दी तो रेवा को भी एक स्पीड ब्रेकर लग गया। अरे, ऐसे कैसे? सीता तो अभी बहुत छोटी है। ने कहा दीदी, 16 की हो गई है। हमारे ही गांव का लड़का है। अच्छा घर परिवार है। यह भी सुखी हो जाएगी और हम भी निपट जाएंगे, शोभा ने कहा। रेवा ने शोभा को समझाते हुए कहा, शोभा, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? इतनी छोटी उम्र तो शादी करना गैर कानूनी ही है ना। और सीता का भी तो सोचो। इस नाजुक उम्र में वह शादी की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगी? अरे दीदी, हम लोगों में तो ऐसा ही होता है। मेरा ब्याह भी तो 15 साल की उम्र में हुआ था। पर शोभा, इसका दिमाग अच्छा है। पढ़ने दो इसे अभी। इसकी पढ़ाई के खर्चे में मैं मदद कर दूंगी। पढ़ लिख जाएगी तो जिंदगी बन जाएगी इसकी। शोभा बोली, देखो दीदी, आपको हम लोगों का पता नहीं। ज़्यादा पढ़ लिख गई और उम्र बढ़ गई तो कोई नहीं मिलेगा इससे शादी करने के लिए। आप चिंता ना करो। 2 महीने बाद इसका ब्याह ठहरा है। उसके पहले मैं आपको घर के लिए दूसरी कामवाली लगा दूंगी, कहकर शोभा ने बात खत्म कर दी। शोभा की बातें सुनने के बाद रेवा क्या कहती। वह मन महसूस कर चुप रह गई। आखिर सीता थी तो शोभा की ही बेटी। दीदी, नम्रा सो गई है। कौन सी सब्जी काटनी है? सीता ने कहा। रेवा ने महसूस किया कि जब से सीता का विवाह तय हुआ था तब से उसके व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हुआ था। वह सारे काम जैसे यंत्रवत करती। ध्यान तो उसका किसी और ही दुनिया में होता। हमेशा खोई खोई रहती अपने ही ख्यालों में। पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था पहले की तरह। रेवा ने सोचा आज उसके मन को टटोल ले। उसने कहा, क्यों सीता, तू तो कहती थी कि तुझे पढ़ना है, कुछ बनना है। तेरी माँ तो तेरी शादी करा रही है। तू मना क्यों नहीं करती अपनी माँ को? सीता बोली, क्या बोलेंगे दीदी, अब काम वाली के घर पैदा हुए हैं तो काम वाली ही बनेंगे ना। ऊंची पढ़ाई में खर्चा भी तो बहुत होता है। आपका भी कितना एहसान लेंगे। और फिर शादी भी तो जरूरी है। सारी उम्र अकेले कैसे रहेंगे? यह सुन रेवा चुप रह गई। वह सोचती थी कि सीता अपनी नियति के चक्रव्यूह को तोड़ गिराएगी। लेकिन अब जब उसने स्वयं ही अपने लिए यह रास्ता चुन लिया था तो रेवा भी क्या कर सकती थी। दीदी, आप माँ से कुछ ना कहा कीजिए। मेरे हिस्से में यही लिखा है और मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, घर में सब बहुत खुश हैं। माँ ने तो तैयारी करनी भी शुरू कर दी है। इसी बहाने आज सबको मेरा ख्याल है। नहीं तो कब मैं सूखी रोटी के टुकड़ों और फटे पुराने कपड़ों में बरी हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। अब 2-4 जोड़ी ही सही मेरे लिए नए कपड़े बनेंगे। माँ मेरे लिए सोने के जेवर बनवाएंगी। फिर चाहे मेरे ही कमाए पैसों को जोड़ कर क्यों ना हो। सब सीता सीता करके पूछेंगे, दीदी, एक गरीब की लड़की को इससे ज़्यादा और क्या खुशी मिल सकती है? यह सुन रेवा फिर चुप हो गई। एक स्त्री के मन की गहराइयों में क्या है यह खुद उसके अलावा कोई और नहीं जान सकता। परिस्थितियों से समझौता करना और चंद लम्हों की खुशियों को अपने जेहन में कैद कर उन्हीं के सहारे जिंदगी को आगे बढ़ाना, यह सिर्फ एक स्त्री ही कर सकती है। सीता की सोच के सिरे को पकड़कर उसके मन की तहों को खोलकर रेवा को लगा कि कम से कम इतनी खुशी पाने का अधिकार तो सीता को है ही। अपनी ही जिंदगी की पटकथा में हमेशा छोटे मोटे किरदार ही निभाती आई थी सीता। अब चंद लम्हों के लिए ही सही नायिका बनने की उसकी हसरत कहाँ गलत थी।
शाम को ही बाजार जाकर रेवा सीता के लिए शादी की साड़ी और एक सोने की अंगूठी ले आई। उपहार देखकर सीता के चेहरे पर जो खुशी आई, उससे रेवा को भी जैसे आत्मिक तृप्ति का एहसास हुआ। वह दिल से सीता की खुशी चाहती थी। रेवा नम्रा को लेकर बहुत पशोपेश में थी। सीता के रहते उसे नम्रा की कोई फिक्र नहीं होती थी, लेकिन सीता के जाने के बाद नम्रा को वैसी देखभाल कौन देगा। वह सोच ही रही थी कि एक दिन अचानक शोभा मायूस सूरत लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। इस लड़की के हिस्से शादी ही नहीं है दीदी। लड़का शादी से पहले ही भाग गया। किसी और से चक्कर था उसका। अब पता नहीं इससे कौन शादी करेगा। अब यह आपका काम छोड़कर नहीं जाएगी। शोभा रेवा से बोली। जीवन फिर पुराने रूटीन पर चल पड़ा, लेकिन सीता में अब थोड़ा बदलाव आ गया था। वह पहले से कम बोलती और अपनी पढ़ाई पर अत्यधिक केंद्रित हो चुकी थी। रेवा को लगा कि जो हुआ शायद अच्छा ही हुआ। अब वह सीता के भविष्य को संवारने में उसकी मदद करेगी। यह सोचकर रेवा सीता को बहुत प्रोत्साहित करती। एक रात रेवा देर तक अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। प्यास लगने पर पानी लेने उठी तो देखा कि सीता के कमरे की लाइट जल रही है। इतनी रात को सीता जाग क्यों रही है? रेवा ने धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांका तो हैरान रह गई। सीता शादी का जोड़ा और तमाम गहने पहने खुद को बड़ी हसरत से आईने में निहार रही थी। रेवा ज्यादा देर वहां न खड़ी रह पाई। उस कमरे में कुछ दबी आकांक्षाएं थीं, कुछ अधूरे ख्वाब थे। समाज ने उस मासूम को यही यकीन दिलाया था कि चंद लम्हों की नायिका बनना ही उसके जीवन की उपलब्धि है। अब रेवा की जिम्मेदारी और बढ़ गई। उसे सीता को यह विश्वास दिलाना था कि वह सक्षम है अपने जीवन की पटकथा खुद लिखने के लिए और ताउम्र उसमें नायिका का किरदार निभाने के लिए। रेवा ने अपने मन को इस संकल्प के लिए दृढ़ कर लिया और उसने भी सीता के लिए अच्छा वर ढूंढने का प्रयास जारी रखा। साथ ही उसने अपने पति पराग से भी कहा कि मुझे नम्रा की फिक्र नहीं है, लेकिन हाँ, सीता अगर शादी करना चाहती है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ठीक है, हम भी कोई एक अच्छा लड़का देखकर उसकी माँ से ज़रूर बात करेंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।